नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। इसके अलावा जो तमाम महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि संसद का बजट सत्र आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है और राष्ट्रपति के संबोधन से उसकी शुरुआत होगी और साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण आज का दिन। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से जो पार्टियां हैं वो पूरी जोर आजमाइश के साथ अब की बार अपना दांव वहां पर चलती हुई नजर आ रही है और किस तरह से जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, यह हम आपको बताएंगे। क्या कुछ आज होने वाला है, किस तरह की रैलियां होने वाली हैं और कौन कौन ये रैलियां करने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा महाकुंभ पर भी हमारी खास नजर रहेगी और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कोई स्थितियों में बदलाव आया है, क्या परिस्थितियां और किस तरह से अब उसकी जो जांच है वो आगे बढ़ाई जा रही है, इस पर भी फोकस होगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको अगले एक घंटे में रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। दोनों सदन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। बजट से पहले वित्त मंत्री आज पेश करेंगी देश की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड। सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए चालू वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा और भविष्य की योजनाओं की मिलेगी जानकारी। दिल्ली के चुनावी समर में आज फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल और प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की भी उतरेगी फौज। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए आज प्रयागराज पहुंचेगी न्यायिक टीम। घटनास्थल का दौरा करके इकट्ठा करेगी जानकारी। और वॉशिंगटन में हवाई दुर्घटना की जांच शुरू। राष्ट्रपति ट्रंप ने हादसे के लिए बाइडेन और ओबामा सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। हादसे में सभी 67 लोगों की मौत। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे अहम खबर पर नजर डालते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके दो भाग होंगे। पहला भाग आज से 13 फरवरी तक चलेगा, वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। आज सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 13 फरवरी तक बजट सत्र के पहले भाग में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। इसके बाद बजट प्रस्तावों की जांच के लिए संसद अवकाश लेगी। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से अनुदान की मांग पर चर्चा करने और बजट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसद दूसरे भाग में 10 मार्च से फिर से बैठक करेगी। इसके बाद सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वर्ष 2024 से 25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है जिसके जरिए सरकार देश की वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को पेश करती है। भविष्य में आर्थिक विकास दर के अनुमान, राजकोषीय घाटे की स्थिति और आधारभूत ढांचे से जुड़ी भविष्य की योजना की भी जानकारी इसमें शामिल हो सकती है। और क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण, आइए जानते हैं।
तो देश की आर्थिक स्थिति का इसमें लेखा जोखा होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर हमने देखा है कि जो देश की आर्थिक स्थिति है उसका लेखा जोखा इसमें होता है। बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है और इसमें तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर साफ तौर पर यह केंद्रित होता है। संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है इकोनॉमिक रिपोर्ट, जिसमें हर क्षेत्रों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली यह आधिकारिक रिपोर्ट होती है, जिसमें जो चालू वित्त वर्ष उसमें क्या क्या खाका तैयार किया गया, किस तरह की चुनौतियां आई और क्या कुछ काम हुआ है, इसका एक बड़ा ढांचा यहां पर तैयार करके दिखाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में सिर्फ सिफारिशें होती हैं और किस तरह से साफ तौर पर आने वाले समय के लिए भी जो भविष्य की योजनाएं हैं उसको भी यहां पर रेखांकित किया जाता है। इन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है और ये जो इकोनॉमी सर्वे है इसमें बहुत कुछ निकलकर सामने आते हैं। और इसे कौन करता है तैयार, तो आइए आपको यह भी बताते हैं। आपको बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार और उनकी टीम इसे तैयार करती है और तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद इसे तैयार किया जाता है, इसका मसौदा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय का काफी अहम यह दस्तावेज होता है और जिससे साफ तौर पर जो इकोनॉमी बूस्ट है वो देश को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसी से सब कुछ निर्भर इस पर करता है और किस तरह से रूपरेखा रखी जाती है इस पर साफ फोकस होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को सांख्यिकीय आंकड़ों के जरिए यहां पर बताया जाता है कि किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए होंगे उसमें क्या कुछ नया और साफ तौर पर किस तरह से जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आते हैं। अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी यहां पर दी जाती है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है और नीतिगत विचार आर्थिक मानदंडों पर प्रमुख आंकड़े जो हैं वो रखे जाते हैं और उसी से जो नीतिगत फैसले हैं उन्हीं के जरिए यहां पर आगे की जो रूपरेखा है उसको रखा जाता है। क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों का गहन यहां पर विश्लेषण किया जाता है, जिसके बाद से आने वाले समय में किन किन क्षेत्रों में साफ तौर पर काम करने की जरूरत है उसको देखा जाता है और इसके साफ तौर पर जो तमाम जो यहां पर अलग अलग पैमाने हैं वो देखे जाते हैं। और इतिहास क्या कुछ कहता है इसको भी हम आपके जरिए आपके सामने समक्ष पेश करते हैं कि किस तरह से इतिहास में किस तरह से इसको रखा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का अगर इतिहास देखें तो उसमें क्या है, क्योंकि पहला आर्थिक जो सर्वेक्षण था वो 1950 से 51 में पेश किया गया था। 1964 तक बजट के साथ इसे पेश किया जाता था और उसी हिसाब से जो तमाम रोड मैप थे वो वहां पर निर्धारित किए जाते थे। इसके अलावा इतिहास पर नजर डालें तो 1964 के बाद बजट पेश करने के एक दिन पहले इसे पेश किया जाने लगा और उसके बाद से ही इसमें जो तमाम रूपरेखा रखी जाती हैं वो यहां पर रखी जाती है और जनता के समक्ष इसको आगे रखा जाता है। 2014 से 15 के बाद 2 खंडों में से बांटकर अब पेश किया जाने लगा है। पहला खंड में अर्थव्यवस्था की स्थिति बताई जाती है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था की जो गति है और कौन कौन से काम ऐसे हो रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था में और ज्यादा तेजी आएगी, ये पहले खंड में होता है। दूसरे खंड में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत यहां पर समीक्षा की जाती है कि किस तरह से जो तमाम क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उससे कैसे वहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यह दूसरे खंड में होता है। प्रमुख आंकड़े और डेटा को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये तमाम जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका इतिहास हम आपको बता रहे थे, तो किस तरह से इसे पेश किया जाता है, क्या कुछ इसके पैमाना होता है और कैसे जो इससे नीतिगत जो फैसले लिए जाते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करने का काम करते हैं और किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बूस्टअप मिलता हुआ नजर आया और यही सब तमाम नीतिगत फैसले जो सरकार लगातार लेती रही है और इसी से आने वाला कल जो है वो सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। नई दिल्ली से संवाददाता ऋषि कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, साफ तौर पर देखें तो सत्र की शुरुआत होने वाली है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही इसकी शुरुआत होगी। साफ तौर पर क्या प्रमुख बातें रहने वाली हैं आपकी बार के सत्र में, क्योंकि बजट तो आएगा ही, इसके अलावा भी तमाम ऐसी रूपरेखाएं हैं जो रखी गई हैं, क्या कुछ खास होने वाला आपकी बार? देखिए गौरव, ये हमारा जो बजट सत्र है निश्चित तौर से इस बार एक बार फिर से अहम होने जा रहा है। एक तो जिस तरीके से आपने जो तमाम अब तक जानकारी दी कि हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आज आ रहा है और कल हमारा बजट आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से हमारे पास देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके स्वरूप को और आने वाले भविष्य में किस तरीके की हमारी अर्थव्यवस्था रहने वाली है उन सब की एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन हम जानते हैं कि बजट सत्र की शुरुआत या फिर वर्ष के पहले सत्र की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से होती है और दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं, सदस्य हैं संसद के, उनको वो संबोधित करती हैं और सरकार की जो अब तक की भूमिका है जिसमें कि आने वाले समय में खासतौर से अगले वर्ष के लिए जो जो कामकाज होने हैं और अब तक जो कामकाज हुए हैं उन सब का विस्तृत ब्यौरा उनके अभिभाषण में मौजूद होता है।
और उसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये संसदीय प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से एक चर्चा शुरू होती है और इस चर्चा को राज्यसभा और लोकसभा में न सिर्फ चर्चा करके उस पर बहस की जाती है, बल्कि इसको पारित भी कराया जाता है जी। तो एक बड़ी प्रक्रिया का ये हिस्सा है। इसके अलावा हम जानते हैं, चूंकि बजट सत्र है तो फाइनेंस बिल बेहद महत्वपूर्ण है और इसको सरकार लाएगी और इसको पारित कराएगी। इसके अलावा जो तमाम डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती हैं, उन सबको सरकार चर्चा के माध्यम से सदन में रखकर उसे पारित कराती है। इसके अलावा जो अन्य विधायी कार्य हैं, इस बार हमने देखा है तकरीबन 16 जो है कुल विधेयक अब तक सामने आ रहे हैं कि सरकार इनको शामिल करना चाहती है और इनको पारित भी कराना चाहती है। फाइनेंस बिल के अलावा हम जानते हैं कि वक्फ से संबंधित जो विधेयक है वो इस बार लाए जाने की पूरी संभावना और ये सूची में शामिल भी इसको किया गया है। हम जानते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है कल ही लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई है, तो यह विधेयक बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट से संबंधित है और बैंकिंग से संबंधित जो अमेंडमेंट्स बिल है और इमिग्रेशन से संबंधित जो बिल है, बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिनको कि 16 विधेयक तकरीबन बताए जा रहे हैं, उनको सरकार इस बजट सत्र के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेगी। हम जानते हैं कि बजट सत्र में बीच में एक गैप भी होता है, जैसे आपने बताया, रिसेस कहते हैं इसे, और इस दौरान जितने भी मंत्रालयों की जो डिमांड्स होती हैं उनको बजट में जब रखा जाता है तो उन डिमांड्स को रख के उनसे अलग अलग मंत्रालयों से जानकारी लेके उसको पारित कराने की जो प्रक्रिया है बजट के दूसरे भाग में होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल आज का ये हुआ कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें क्या क्या मुद्दे रहते हैं, क्योंकि इस अभिभाषण के माध्यम से भी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, सरकार का जो कामकाज है और आने वाले समय में पूरे वर्ष में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है उसका विस्तृत ब्यौरा इसमें रहता है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिवस है। हम देखेंगे कि आज राष्ट्रपति अपने तमाम सुरक्षा गारद के साथ संसद भवन पहुंचेंगी और अब हम जानते हैं कि जो व्यवस्था नई संसद भवन बनने के बाद जो हुई है उसमें लोकसभा के अंदर पहले सेंट्रल हॉल में होता था जो आज की डेट में संविधान सदन है, लेकिन अब लोकसभा के अंदर दोनों ही जो सदन है राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को वो अपने संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। ऋषि, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज जैसा कि वित्त मंत्री यहां पर पेश करती हुई नजर आएंगी। तीसरा कार्यकाल है सरकार का, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो लेखा जोखा है, जो पूरा खाका तैयार किया गया है बुनियादी ढांचे को और ज्यादा विकसित करने का और ज्यादा सशक्त करने का, वो यहीं से होकर गुजरेगा। और साफ तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो उम्मीदें लगातार लगाई जा रही हैं उसको हम देखें, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इसका साफ तौर पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में तीसरा कार्यकाल, ये बजट साफ तौर पर उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है। ऐसे में किस तरह से जो नीतिगत फैसले होंगे वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और इस बजट के माध्यम से सरकार अपनी सभी रूपरेखाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी प्राथमिकताओं को इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेगी। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो अधिसंरचना से संबंधित इश्यूज हैं, उसको अब तक हमने देखा है कि प्राथमिकता के साथ सरकार ने उसमें शामिल किया है। इसी वजह से देश में जो बड़ा जाल सड़कों का बिछा है, एक्सप्रेसवेज का और जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर तो सरकार का रहा ही है, लेकिन जो विनिर्माण का जो क्षेत्र है जिससे रोजगार का सृजन होना है, युवाओं को रोजगार मिलने, मुझे लगता है उसको भी सरकार अब प्राथमिकता में शामिल करके, क्योंकि हमारे को जिस तरीके से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो एक्सपोर्ट का जो हमारा दायरा है उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी जरूरत है और ये चिंता भी है। और हमें अपने इंपोर्ट को कैसे कम से कम स्तर पर लाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अमूमन हमने देखा है दुनिया में हर देश का ये लक्ष्य होता है कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे और उसके लिए विनिर्माण के क्षेत्र में जो चीजें हैं उसको और ज्यादा किस तरीके से आधारभूत संरचना के माध्यम से मजबूती दिलाई जाए और जो तमाम चीजें हैं इसको सपोर्ट करने वाली, वो बजट के माध्यम से। तो इसमें देखना ये हुआ कि जो बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो किस दिशा में जाता है। एक और इशू है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा
एड्रेस होता रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने वाला इशू है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, कैपेसिटी उनकी बाइक कैपेसिटी तमाम बहुत महत्वपूर्ण, ये जो सारी चीजें हैं इनको देख रहे हैं कि एड्रेस करने की कोशिश होगी। बिल्कुल, और इन सब तमाम बिंदुओं पर साफ तौर पर फोकस होगा, हर क्षेत्र पर फोकस होगा, और जो निर्भरता है जो भारत की अभी दूसरे देशों पर है उसको भी किस तरह से कम किया जाए, आपकी बार बजट में इस पर भी साफ तौर पर बहुत बड़ा फोकस होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, तो नए भारत की जो नई तस्वीर है वो आपकी बार बजट के साथ अगले दौर में हम देखने को मिलेगा कि उसमें बड़े बदलाव साफ तौर पर उन तस्वीरों में भी नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उससे आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीबों को पता नहीं अच्छा खाना कब नसीब होगा। जल्दी, और सिर्फ अच्छा ही नहीं, पूरी थाली भी मिलेगी। मजाक मत कर, हमें कौन देगा? भाजपा देगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही। और सोच कितने में मिलेगी? 50 रुपए की। केवल 5 रुपए की। उन्होंने बोला है तो पक्का देंगे। और क्या, मोदी की गारंटी है। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, बैग स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है, एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां शबाब पर हैं। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में दूसरी चुनावी रैली है। गोंडा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में चुनावी हुंकार भरेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अब तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त कराया जा सके। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के माधीपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता से जुड़ने के लिए रोड शो और रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के नांगलोई विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। साथ ही मुस्तफाबाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और उधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज जंतर मंतर पर पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतरे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कहा है कि मैं लगातार आपके कई दावों को लेकर आपको डिबेट की चुनौती देता आया हूं। मैंने दिल्ली सरकार के डेटा के आधार पर न सिर्फ आपके दावों पर सवाल उठाया है बल्कि उन्हें गलत भी साबित किया है। दीक्षित ने कहा है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आप या तो खुद मेरे सवालों का जवाब देंगे या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिबेट करने आएंगे। मैंने कई बार आपको डिबेट के लिए चैलेंज किया है,
ये जानते हुए कि आपके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है और आप कभी ऐसी जगह नहीं आएंगे जहां उन्हें पता है कि उनके झूठ जनता के सामने आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको आज जंतर मंतर पर 2 से 3 बजे के बीच डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। तो देखा आपने कि क्या कुछ चल रहा है दिल्ली की सरगर्मियों के बीच, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो चरम पर है और साफ तौर पर क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर, आइए इसी को जानते हैं। नई दिल्ली से धीरज कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, साफ तौर पर देखें तो अब की बार का चुनाव कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण, और अब की बार अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार प्रचारकों की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दूसरी वहां पर रैली है और साफ तौर पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। किस तरह से अब की बार जो तमाम मुद्दे हैं उनको भुनाते हुए, क्योंकि बीजेपी 27 साल का अपना सूखा खत्म करने की ओर है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां और किस तरह से ये जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब चुनाव के मात्र 3 दिन बचे हैं। 3 तारीख को 5 बजे शाम को जो चुनाव प्रचार है दिल्ली का वो थम जाएगा और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये आखिरी ही दौर है और आखिरी दौर में ये तमाम जो तीनों राजनीतिक दल हैं, तीनों राजनीतिक दल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए पसीना बहा रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। और आज जैसा कि आपने बताया है कि आज प्रधानमंत्री की द्वारका में एक सभा है और उस सभा के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उसके अलावा जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता वोट दिलाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी जो चुनावी जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आज की जो खबर है वो खबर ये है कि आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है और प्रियंका गांधी का नागलोई में कह सकते हैं कि रोड शो है और मुस्तफाबाद में उनकी एक चुनावी जनसभा है। 2 प्रमुख रैलियां आज देखी जा सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी की भी मादीपुर में चुनावी रैली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, भगवंत मान डटे हुए हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी चुनाव को अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली का कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, उन्हीं के सवालों पर घेरने की कोशिश की है। अब से 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में यमुना का जो पानी पहुंच रहा है वो पानी जहरीला है और जिस तरीके से उस जहरीले पानी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। और आज इलेक्शन कमीशन का भी आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने एक डेडलाइन दिया है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, कि आपने जो कहा है कि दिल्ली के में जो यमुना का पानी पहुंच रहा है वो पानी जहरीला है, तो आज आपको इलेक्शन कमीशन में सबूत के साथ पेश होना होगा कि कैसे आपने इस तरीके से कह दिया कि जो हरियाणा का जो पानी आ रहा है उससे दिल्ली के बच्चों की मौत हो रही है या दिल्ली के जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या दिल्ली के बच्चे को अलग अलग तरीके की बीमारी हो रही है। और परसों हमने देखा कि जिस तरीके से जो पल्ला गांव है जहां से कि यमुना नदी, बिल्कुल धीरज, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार किस तरह से किस और आगे बढ़ रही है, किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस भी अब की बार पीछे नहीं है। हमने देखा है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी साथ मिलकर लड़ते हैं और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। और जिस तरह से संदीप दीक्षित ने जो बात कही है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि वो आए और डिबेट में शामिल हो, तो ऐसे में साफ तौर पर बड़ा और करारा हमला तो किया ही जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को अगर हम देखें तो क्या कुछ अब की बार उनके पास मुद्दे हैं, क्योंकि फ्रीबीज की बातें तो बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी के सामने अगर जब वो अपनी बात रख रही है तो किस तरह से जनता के बीच जा रही है, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि आपने नब्ज टटोलने की कोशिश की होगी ग्राउंड जीरो पर अब की बार कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस पार्टी के तर्कस में भी इस बार तीर कम नहीं है। हालांकि शुरुआती दौर में जो कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार रहा वो जरूर ढीला रहा। राहुल गांधी की जो 2-3 रैली थी वो रैली एक तरीके से कैंसिल हो गई और कहा गया कि राहुल गांधी बीमार हैं। लेकिन जो आखिरी चरण में कांग्रेस ने भी अपने तर्कस से कई तीर निकाले हैं और जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि जहांगीरपुरी में राहुल गांधी की रैली थी, आज भी मादीपुर में
राहुल गांधी की रैली है, प्रियंका गांधी भी 2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपने जो प्रचार हैं उस चुनाव प्रचार को एक तरीके से जान देने की कोशिश में जुटी हुई है। और जिस तरीके से संदीप दीक्षित हमलावर है, संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, इसलिए आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए, और 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया है जंतर मंतर पर कि वहां आए और आप और हम मिलकर डिबेट करते हैं कि दिल्ली के बीते 11 सालों में दिल्ली के विकास के लिए आपने क्या किया है, आपने जो वायदे किए हैं विकास के, उस वायदों का क्या हुआ है। आपने अमोनिया की बात की है जो यमुना नदी के पानी में, उसका क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो दिल्ली जल बोर्ड के बारे में जो मुद्दा उठाया था कि देखिए दिल्ली में जो गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा भी संदीप दीक्षित ने किया था। 2-3 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दिल्ली का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि दिल्ली के गंदे पानी को साफ करता है, उसकी क्षमता जो 11 साल पहले जो क्षमता थी उस क्षमता में इजाफा नहीं हुआ है, तो उनको इजाफा करना चाहिए था। इसके लिए हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी था 2021 में, जिसमें कि उनको कहा गया था कि दिल्ली का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाया जाए। इसके अलावा तो दिल्ली के जो विकास मॉडल की बात जो संदीप दीक्षित कह रहे थे कि दिल्ली को हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे, मॉडल दिल्ली बनाएंगे, या कह रहे थे कि हम पेरिस बनाएंगे, तो उस वायदे का क्या हुआ। उन्होंने संदीप दीक्षित ने इस तरह के तमाम ऐसे वायदे हैं साफ तौर पर धीरज हम देख रहे हैं जो लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी खोई हुई उसी पिच पर दोबारा से खेलने की कोशिश कर रही है कि जो मुद्दे पहले थे, और यही जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो पहले कांग्रेस पर लगा था जब आम आदमी पार्टी आई, और अब भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी पार्टी पर लगा है और अब कांग्रेस आना चाहती है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें इस दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी दिल्ली की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। आज आपकी तरफ से कई रोड शो और जनसभाएं की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज 3 जनसभाएं करेंगे। अरविंद केजरीवाल लक्ष्मीनगर, गांधीनगर और शादरा में जनसभा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान आज 3 रोड शो के साथ बाबरपुर में जनसभा करेंगे और इसके साथ ही संजय सिंह भी 3 जनसभाएं करेंगे। धीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि धीरज हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की भी लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं वो प्रस्तावित हैं और आज उन पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल अब की बार कौन कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, साफ तौर पर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, किस तरह से उनको वो साफ कर पाएंगे और जनता के बीच जाकर दोबारा से वोट मांग पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल के सामने 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, और 11 साल के बाद स्वाभाविक तौर पे एंटी इनकम्बेंसी आती है। इसके अलावा उनके साथ जो गारंटी है, जो वायदे उन्होंने जनता के साथ किए हैं, अब जनता को उनको ये बताने की चुनौती है। हालांकि इस बार उन्होंने कहा था कि मैं 3 वायदे को पूरा नहीं कर पाया और अब की बार मैं सरकार में आया तो मैं उन 3 वायदों को पूरा करूंगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता उनसे पूछ रही है कि आपने तो जो वायदा किया बीते 11 साल में, उन वायदों को आपने पूरा क्यों नहीं किया, और क्या जरूरी है कि जो वायदे आपने 11 साल में पूरे नहीं किए वो वायदे आप अगले 5 साल में पूरे कर देंगे। जो सबसे बड़ा पब्लिक का जो आम जनता का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने कहा था कि 2025 में हम आपके साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के नेता भी ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ कब यमुना नदी में जाके डुबकी लगाएंगे। तो एक ये यमुना का जो सवाल है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा जो सवाल है अरविंद केजरीवाल के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती ये है पानी की चुनौती। उन्होंने साफ तौर पे दिल्ली की जनता को ये कहा था कि हम आपको 20,000 लीटर का पानी मुफ्त देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैसा पानी अरविंद केजरीवाल लोगों के घरों तक भेज रहे हैं, बिल्कुल जो पानी पीने के योग्य नहीं है, जो पानी शुद्ध नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शुद्ध पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वो यमुना का हवाला देते हैं, वो हरियाणा सरकार का हवाला देते हैं कि वहां से मुझे गंदा पानी भेजा जा रहा है, कभी कहते हैं कि जहरीला पानी भेजा जा रहा है, और कभी ये कहते हैं कि हरियाणा में जो यमुना नदी में काफी सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनका पानी गिरता है और उस पानी से यमुना नदी जहरीला हो रही है।
तो एक तरीके से अपने दामन को छुपाने के लिए, अपने दाग को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल अलग अलग तरीके की बात, तरह तरह की चुनाव प्रचार में बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो शुद्ध पेयजल लोगों को पहुंचना चाहिए था लोगों को घरों में, वो शुद्ध पेयजल जो एसटीपी प्लांट का जो रखरखाव हो या उसका बेहतर प्रबंधन हो या उसकी क्षमता में इजाफा हो, वो नहीं हो पाया। और जो मैं आखिरी बात आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाह रहा हूं कि एलजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने दिल्ली के जो पाइपलाइंस हैं, जो कि जिस पाइपलाइन के जरिए दिल्ली की जनता के घरों में शुद्ध पानी पहुंचता है, उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए हमने 28,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के लिए सैंक्शन किया था। और उस 28,000 करोड़ रुपए के बजट में अगर दिल्ली की पाइपलाइन को ठीक किया जाता, और शायद उनका ये भी कहना था कि उस 28,000 करोड़ रुपए में दिल्ली के हर एक घर की पाइपें ठीक हो जाने चाहिए थे। और अभी जो दिल्ली की जनता को गंदे पानी से जूझना पड़ रहा है, उस गंदे पानी से उन्हें जूझना नहीं पड़ता। तो एलजी की तरफ से भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि आपने शुद्ध पानी के लिए बीते 11 सालों में कुछ नहीं किया। ये सवाल बहुत साफ तौर पर, और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव का दौर है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर उजागर है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगे। अब आम आदमी पार्टी जो है वो हम तमाम देख रहे हैं, जो जनसभाएं वहां पर अपनी सफाइयां देती हुई फिर रही है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है जब 5 तारीख को चुनाव होगा और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे। तो अब की बार दिल्ली की जो सत्ता है उस पर कौन काबिज होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात अब महाकुंभ की। महाकुंभ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की टीम आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगी। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। आयोग के तीनों सदस्यों ने गुरुवार को लखनऊ के जनपद स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर काम शुरू कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार ने बताया कि जांच को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना है, इसीलिए घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर टीम ने कार्यभार संभाल लिया। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ की स्थिति बन गई, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य घायल हो गए। 4 तारीख तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहने की जो सोशल मीडिया पर वायरल खबर को प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने पूरी तरह से निराधार बताया है। डीएम ने कहा है कि अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के भी निर्देश हैं। इसी के साथ 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में डायवर्जन स्कीम लागू रहेगी। 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को जो कि बसंत पंचमी का स्नान होगा तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। महिला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की डिफरेंट प्रक्रिया है, इसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रशासन सभी को सूचित किया जाएगा। कमिश्नरेट क्षेत्र में किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है।
और महाकुंभ को आज 19 दिन हो गए हैं। श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का उत्साह और हौसला लगातार बना हुआ है। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 8 बजे तक 2 करोड़ 6 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 29 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु सीधे रामनगरी पहुंच रहे हैं। आंखों में श्रद्धा और सिर पर गठरी लिए श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा है। कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 28 तारीख को हमने वहां स्नान किया। उसके बाद कुछ लोगों में थोड़ी हलचल हुई होगी, लेकिन वहां पर काफी अच्छा शांति प्रिय माहौल था और काफी अच्छी व्यवस्था है। जगह जगह में शौचालय बने हुए हैं, जगह जगह में रहने के लिए रैन बसेरा बने हुए, हर तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुंभ हम जाके आए हैं, 1 दिन लगा है। कुंभ में भी ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है। कुंभ में भी ऐसे ही आगंतुकों का आगमन हो रहा है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी हमने आपको सुनवाई कि किस तरह से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासनिक साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिली है और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो भी चरम पर है। ऐसे में जो तमाम करोड़ों लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो लगातार अब की बार प्रशासनिक जो अमला है उसमें वहां पर साफ तौर पर और सख्ती बरती जा रही है और बड़े बदलाव किए गए हैं। तमाम जो रूपरेखा इसकी रखी गई है, जिस तरह से हमने आपको सुनवाया भी कि किस तरह से जो प्रबंध किए गए हैं उसको लेकर अब की बार का जो महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य बनता हुआ नजर आया है। और इसीलिए उसके बाद भी तमाम बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। डीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया ये हमने आपको सुना है, प्रशासनिक अमले में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो लगातार और ज्यादा उनको सशक्त किया जा रहा है। क्योंकि साफ तौर पर जो कुंभ का मेला है इसमें यहां पर हमने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे मौनी अमावस्या के दिन और उसके बाद अब वसंत पंचमी की जिस तरह से बात की जा रही है उसके लिए भी जो तैयारियां हैं वो चरम पर है। और यही है अब की बार का दिव्य और भव्य महाकुंभ जो पूरे हम कह सकते हैं विश्व को एक साथ लेकर आ रहा है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, उसके लिए बड़े लेवल पर यहां पर प्रबंध भी किए गए हैं, बड़े स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। और यही सब कुछ तो है जो साफ तौर पर अब की बार आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको साफ तौर पर उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर भी जो विशेष इंतजाम किए गए हैं वो अपने आप में अब की बार अतुलनीय रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार वहां पर काम करता हुआ नजर आया है और कितना यहां पर जो स्थितियां रही हैं उस पर लगातार हमने देख रहा है कि केंद्र की भी नजर है और साथ ही साथ इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो भी यहां पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और तमाम दिशा निर्देश भी यहां पर लगातार जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक जो अमला है वो लगातार यहां पर जो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं जिससे जो बड़े बदलावों की जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज से ही हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी का ही रुख करते हैं। अश्विनी, आप प्रयाग की धरती पर हैं, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि वहां पर अलग अलग रंग और फिजाएं देखने को मिली हैं। अब की बार जैसा कि हमने देखा कि जो एक घटना हुई उसके बाद से अब जो समिति बनाई गई है, ऐसे में क्या बड़े बदलाव प्रशासनिक अमले में नजर आ रहे हैं और किस तरह से अब लोगों की जो सुरक्षा है उसको और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए लगातार वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं? किस तरह से बड़े बदलाव सामने आए हैं? दृश्य आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आप देखिए, ये मेला ग्राउंड जो परेड ग्राउंड है उसका एक गेट है। ऐसे ही मेला ग्राउंड में चारों तरफ से और 12 किलोमीटर के अलग अलग इलाकों से लोगों का आना जाना निश्चित किया गया है। प्रशासन ने सबक लेते हुए, सीख लेते हुए पहले भी ये तय किया था कि आने और जाने का मार्ग एक होगा। अब उस पर बड़ी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कोई भी वीआईपी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है 4 तारीख तक के लिए जी। साथ ही साथ किसी भी तरीके से लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके, अलग अलग पॉन्टून ब्रिजेज जो है, लगभग 30 पॉन्टून ब्रिजेज हैं, कल उनको बंद कर दिया गया था, जिससे कि कल तक बंद कर दिया गया था, जिससे कि लोग अगर एक मेला क्षेत्र में है तो दूसरे क्षेत्र में जाने से बचे। इसके अलावा स्थितियां ये है कि आप ये समझिए कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से ये सिलसिला शुरू हुआ है और लगातार ये सिलसिला आप देखेंगे, चाहे वो 4 बजे का वक्त हो, चाहे वो 5 बजे का वक्त हो, चाहे रात 12 बजे का वक्त हो, कम से कम इतने लोगों की आमद रफ्त हमेशा होती रहती है। तो स्थितियां अभी 3 फरवरी को जब अगला अमृत स्नान है, अमृत स्नान के लिए पूरी व्यवस्था इस तरीके से की जा रही है कि लोगों के आवागमन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन न हो, कहीं पर कंजेशन न हो।
ड्रोन के जरिए लोगों की भीड़ की निगरानी की जा रही है, कहां पर ज्यादा लोगों का घनत्व बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, उसको वहां से लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। वो न्यायिक आयोग भी आज यहाँ पर पहुंच रहा है और न्यायिक आयोग सवाल है कि जो न्यायिक आयोग है वो अपनी रिपोर्ट तो तैयार करेगा ही, लेकिन जो जांच की शुरुआत है वो कहां से नजर आएगी और किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी? जी गौरव, आप सवाल दोहराए प्लीज। बिल्कुल, जो यहाँ पर समिति गठित की गई है, तो ऐसे में जब जांच आयोग की टीम वहां पर पहुंचेगी तो किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जाएगी और कहां से वो शुरुआत करती हुई नजर आएगी और कैसे उसकी जो रूपरेखा है वो आगे लोगों को और साफ तौर पर जो न्यायिक प्रणाली है उसको वहां पर गठित करने का काम करेगी? जी गौरव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तुरंत, उन्होंने फौरी तौर पर एक न्यायिक आयोग का गठन किया। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार उसकी अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। पूर्व डीजी साथ ही साथ एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, 3 लोग उसके सदस्य हैं, यानी कि न्यायपालिका, पुलिस और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पुलिस भी अपनी जांच जारी रखेगी। पुलिस का जो तहकीकात है वो जारी करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये दुर्घटना कैसे हुई, दुर्घटना का कारण क्या रहा और दुर्घटना से बचने के उपाय और अन्य जो दिशा निर्देश होंगे, इन दोनों को देने का कार्य इस न्यायिक आयोग का है, जो कि 1 महीने के अंदर ये न्यायिक आयोग पूरा का पूरा अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जस्टिस हर्ष कुमार ने कल लखनऊ में कार्यभार संभाला। आज 1 बजे के आसपास वो यहाँ पर मेला ग्राउंड पहुंचेंगे तीनों सदस्यों के साथ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अश्विनी काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तमाम इसकी रूपरेखा रखी जाएगी, वो साफ तौर पर तमाम उन पहलुओं पर नजर रखी जाएगी और उसी के बाद ये जो जांच समिति है वो लगातार अपनी रिपोर्ट आगे पेश करती हुई नजर आएगी। आप नजर बनाकर रखिएगा अश्विनी, हम आगे भी आपसे इस विषय पर जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना आखिर कैसे हुई और किस तरह से जो अब इंसाफ की प्रणाली है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और क्या कुछ अब बदला है। बड़े बदलावों की तस्वीर अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका में हुए विमान हेलीकॉप्टर हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। यह हादसा कल वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। 20 से अधिक वर्षों में यह सबसे घातक अमेरिकी हवाई दुर्घटना है जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई है। इसमें आसमान में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और सेना के एक हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर टूटकर एक नदी में गिर गए। ट्रंप ने घटना पर दुख जताया और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात कही है। ट्रंप ने ओबामा और जो बाइडेन की नियुक्तियों की नीति DEI प्रोग्राम को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये निर्णय ले लेंगे कि मैक्सिकन और कनाडाई तेल के आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाए या नहीं, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा। युगांडा ने राजधानी कंपाला में इबोला वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है, जहां पहले पुष्टि किए गए मरीज की मृत्यु हो गई। ये पूर्वी अफ्रीकी देश का 9वां प्रकोप है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी डॉक्टरों से मुलाकात के बाद मांग की कि 2500 बच्चों को चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत गाजा से निकाला जाए। डॉक्टरों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में इन बच्चों की मौत का खतरा है। जर्मनी में गुरुवार रात को हजारों लोगों ने चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज के नेतृत्व वाले रूढ़िवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।